हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका ज्योग्राफी का 7th क्लास का ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाला है। तो आज ये 7th क्लास के ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक है, आपका फर्स्ट चैप्टर है आपका पर्यावरण एवं संसाधन। तो ये 6 क्लास का जो हमारा ज्योग्राफी का पूरा पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हम लोग 7th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी बुक का पूरा नोट्स बनाया गया है। तो अब एक एक करके ये सारे चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण एवं संसाधन, इन दोनों चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले पर्यावरण किसे कहते हैं? तो जो हमारे चारों तरफ का आवरण होता है, हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण का सामान्य अर्थ होता है कि हमारे चारों ओर का आवरण, अर्थात आसपास का जो आवरण होता है या क्रियाकलाप होता है वो सभी क्या कहलाते हैं? वो पर्यावरण कहलाते हैं। पर्यावरण के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। एक तो प्राकृतिक घटक, दूसरा मानव निर्मित, तीसरा मानव घटक होता है। प्राकृतिक घटक में आप लोग जानते हैं कि जो भी प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज होता है जिसमें मानव का कोई इंटरफेयर नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक घटक कहते हैं। जैसे आपका वायुमंडल हो गया, जलमंडल हो गया, स्थल मंडल और जैव मंडल, ये सभी जो है वो आपके प्राकृतिक घटक में आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका मानव निर्मित घटक, जिसमें मानव द्वारा बनाए गए चीजें होती हैं, जैसे इमारतें हो गया, आपका पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक, ये सभी क्या है? मानव निर्मित घटक है। और तीसरा हो जाता है मानव घटक, जिसमें मानव का के बारे में होता है, जैसे एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनैतिक, ये सभी क्या है? मानव घटक है। तो अब एक एक करके हम इन सारी चीजों को जानते हैं। अगला है कि जीवीय का क्या तात्पर्य होता है? जीवीय का मतलब होता है जिस प्राणी में जान होता है। जैसे सभी सजीव प्राणी जो होते हैं वो क्या कहते हैं? जीवीय पदार्थ, जीवीय कहा जाता है। जैसे सभी सभी सजीव प्राणी का संसार जो होता है उसे क्या कहते हैं? जैव या जीवीय कहते हैं। जैसे आपका पादप और जंतु होता है, पेड़ पौधा और जीव जंतु क्या है? सभी सजीव चीजें होती हैं, उसे हम जीवीय कहा जाता है। दूसरा आ जाता है अजीवीय का तात्पर्य क्या होता है? तो जितने भी निर्जीव पदार्थों का संसार होता है उसे हम क्या कहते हैं? अजीवीय कहते हैं। जैसे स्थल, वायु, जल इत्यादि क्या होते हैं? अजीवीय कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पर्यावरण के विभिन्न पहलू क्या क्या है। पहला जो हम देखते हैं वो प्राकृतिक पर्यावरण देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से तात्पर्य होता है जो प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज, जिसमें जो मानव द्वारा तैयार किया गया नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण। इसमें हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या आता है। तो भूमि आता है, जल, वायु, पेड़ पौधा एवं जीव जंतु, ये सभी क्या है? सभी मिलकर ही प्राकृतिक पर्यावरण की संरचना का निर्माण करता है। इन सभी चीजों के मिलने से प्राकृतिक पर्यावरण बनता है। दूसरा आता है कि आपका पारितंत्र किसे कहते हैं? ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि पारितंत्र किसे कहते हैं। तो सभी जो पेड़ पौधे हैं, चाहे जीव जंतु हैं एवं मानव, ये तीनों का आपस में पर्यावरण पर निर्भर होना। जीव जंतु भी पर्यावरण पर निर्भर है, पेड़ पौधा और मानव ये सभी एक पर्यावरण पर निर्भर है और आपस में भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का जो संबंध होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। जिसमें एक तो सब एक दूसरे पर डिपेंड है, दूसरा सभी पर्यावरण पे भी डिपेंड है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इनके जो आपसी जो संबंध होते हैं इससे पारितंत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो संसाधन का अर्थ, इसके बाद आ जाता है कि संसाधन का अर्थ प्रत्येक वस्तुओं जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो संसाधन का मतलब ही क्या होता है? जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में इस्तेमाल किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। संसाधन के प्रकार कितने होते हैं? तो संसाधन आपका पहला हो जाता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा हो जाता है मानव संसाधन। दो तरह के होते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन है, जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होता है,
जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है वैसे संसाधन को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जिसमें हमें ज्यादा संशोधन, जिसे हमें बनाने में ज्यादा, जिसको बनाने में हमें कोई मेहनत नहीं लगता है, जो डायरेक्ट हम प्रकृति से या प्रकृति से प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे आपका वायु हो गया, जल, मृदा और खनिज, ऐसे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिसको हमें संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। ये डायरेक्ट हमें क्या है, प्रकृति से प्राप्त होती है। अगला जो आता है वो मानव संसाधन है। मानव संसाधन का तात्पर्य होता है लोगों की संख्या और योग्यता से होता है। मानव संसाधन, मानव ही है जो जितने भी भौतिक पदार्थ होते हैं उसको मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करता है। मानव के बिना इन किसी भी चीजों का किसी भी संसाधन, जो भी भौतिक पदार्थ है, उसको हम मूल्यवान नहीं बना सकते बिना मानव के सहयोग के। तो ये हम समझ गए। और अगला आता है कि विकास एवं प्रयोग के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। विकास और प्रयोग के आधार पर ये दो संसाधन कौन कौन से हैं? पहला हो जाता है वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन का मतलब क्या होता है कि वे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो, जो पहले से हमें पता होता है ये संसाधन इतनी मात्रा में ज्ञात है, उसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संसाधन। जिसको हम जान सकते हैं, जिसको हम वर्तमान में इस्तेमाल कर सकते हैं, वे हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक संसाधन कहलाता है। जिसकी संख्या भी हमें पहले से पता है, मात्रा भी पता है, और जिसका हम इस्तेमाल भी वर्तमान में करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संसाधन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख ले तो भारत का जो गोंडवाना लैंड में कोयला का जो इस्तेमाल हो रहा है वो वर्तमान में किया जा रहा है और इसकी मात्रा हमें ज्ञात है। अगला आ जाता है आपका संभाव्य संसाधन। ये ऐसे संसाधन होती है जिसकी मतलब संपूर्ण मात्रा जो होती है वो पहले से ज्ञात हमें नहीं होती है, और ना ही इसका इस्तेमाल हम वर्तमान में करते हैं, इसका प्रयोग भी नहीं करते हैं। तो इस संसाधन का प्रयोग हम भविष्य के लिए करते हैं, भविष्य में किया जाता है। तो ऐसे संसाधन को हम संभाव्य संसाधन कहते हैं, जो संभावना पे डिपेंड होता है। हमें पहले से अनुमान है, हम किसी चीजों के बारे में संभावना कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि इन पदार्थों की हम खोज करें और इसकी मात्रा अभी पूरी तरह से ज्ञात नहीं होता है। तो वैसे संसाधन हमारा संभाव्य संसाधन कहलाता है। जैसे आप देखिए कि लद्दाख में पाया गया है यूरेनियम, लद्दाख में जो यूरेनियम पाया गया है वो संभाव्य संसाधन का ही एग्जाम्पल है। हमें पूरी तरह से उस संसाधन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, कोई संसाधन की मात्रा को हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन वो भविष्य के लिए हमारा एक संसाधन का रूप है। अगला आ जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक तो जैव होता है, दूसरा अजैव संसाधन होता है। जो अजैव संसाधन होता है, अजैव का मतलब भी हम जानते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से जुड़ा हुआ होता है। जो भी वस्तु संसाधन हमारा निर्जीव होती है, जैसे आपका मृदा हो गया, चट्टान, खनिज इत्यादि, कैसी संसाधन है, हमारा अजैविक संसाधन है, जिसमें जीवन जो जीवित नहीं है, जो निर्जीव वस्तुएं से तैयार की जाती है। जैसे आपका दूसरा आ जाता है जैव संसाधन। यह सजीव होता है, जैसे आपका पेड़ पौधा हो गया, जीव जंतु हो गया, ये सभी हमारा जैव संसाधन में आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो दूसरा आ जाता है नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन का अर्थ होता है ऐसे संसाधन जिसका हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं। एक बार इस्तेमाल करने के बाद अगर वो खत्म भी हो जाए, उसको बार बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये संसाधन असीमित मात्रा में उपलब्ध होती है, इसकी मात्रा फिक्स नहीं होती है, ये असीमित मात्रा में उपलब्ध होती है, और ये पर्यावरण के अनुकूल भी होता है। जैसे आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, जिसका प्रेजेंट में भी फ्यूचर में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मात्रा जो है वो असीमित है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली संसाधन होते हैं। उसको हम नवीकरणीय कहते हैं। जो नवीकरणीय कहते हैं जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, जिसका हम
जिसका हम भंडार सीमित होता है इस संसाधन का, और नवीकरणीय संसाधन का जो भंडार होता है, जो मात्रा होती है वो सीमित होती है, और इसका हम लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और ये क्या है कि एक बार खत्म भी हो जा, इसकी मात्रा खत्म होने पर दोबारा इस्तेमाल करने में काफी लंबा समय लगता है, इसको पुनः प्रयोग में लाने में काफी लंबा समय लगता है। तो ऐसे संसाधन जो होते हैं वो पर्यावरण के अनुकूल भी नहीं होते हैं, इसका प्रभाव पर्यावरण पर अच्छा नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सभी ऐसे संसाधन होते हैं जिसका कि पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अभी देखें तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो भी वाहन मिलती है वो कैसी मिलती है, जो सौर पैनल से चलने वाला होता है, सौर ऊर्जा से चलने वाली जो भी वाहन तैयार की जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हमें सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा का ही करना चाहिए, जिसकी मात्रा भी असीमित होती है। नेक्स्ट आता है कि सर्वव्यापी संसाधन किसे कहते हैं। तो सर्वव्यापी संसाधन, सर्वव्यापी से तात्पर्य ये होता है कि जो हर जगह उपलब्ध हो, सर्वव्यापी हो, जो हर जगह, ऐसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं उसे हम सर्वव्यापी संसाधन कहते हैं। जैसे आपका वायु हो गया, ये सब क्या है, सर्वव्यापी संसाधन है। नेक्स्ट आता है स्थानीय संसाधन किसे कहते हैं। स्थानीय का मतलब ही होता है जो एक ऐसे संसाधन जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही पाए जाते हैं। जिस तरह से आप एक निश्चित स्थान पर पाए जाने वाले संसाधन को हम स्थानीय संसाधन कहते हैं। जैसे आपका तांबा हो गया, लौह हो गया, ये हर जगह पाए जाने वाले संसाधन नहीं होते हैं। आपका लौह हो गया, मैग्नीज हो गया, कोयला हो गया, ये सब कैसे किस स्थान पे पाए जाते हैं, ये हम आगे भी पढ़ेंगे कि किस स्थान पे कौन कौन से हमारे संसाधन मिलते हैं। तो ये सब आपका बिहार, झारखंड, ये सब में आपको ज्यादा से ज्यादा ये ऐसे जो लौह के सब पाए जाते हैं वो ज्यादा आपके बिहार, झारखंड, ये सब में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हर संसाधन हर किसी न किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ही मिलता है, इसलिए ऐसे संसाधन को हम क्या कहते हैं, स्थानीय संसाधन कहते हैं। संसाधन का संरक्षण, संसाधन का संरक्षण का मतलब होता है कि संसाधन का हम इस्तेमाल सतर्कता पूर्वक करें, सतर्कता पूर्वक, इसका अधिक से अधिक ना इस्तेमाल करें। तो ऐसे संसाधन जिसको हम जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें और उनका भविष्य के लिए भी संसाधन को संरक्षण में रखें। अगला आ जाता है सतत पोषणीय विकास या सतत विकास। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है ये कि सतत विकास से क्या तात्पर्य होता है। तो संसाधनों का सतत विकास, विकास का एक ऐसा रूप होता है जिसमें क्या है कि संसाधन का उपयोग आवश्यकता के अनुसार किया जाता है तथा भविष्य के प्रति सचेत व सुरक्षा करते हुए संरक्षित करने पर बल दिया जाता है, कि हम वर्तमान में भी उस संसाधन का इस्तेमाल करें और भविष्य के लिए भी वैसे संसाधन को बचा के रखें, ताकि हमारा नेक्स्ट जनरेशन उस संसाधन का इस्तेमाल कर सके। किसी भी चीज को बेवजह मतलब बिना उपयोग के, बिना जरूरत का बेफजूल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ऐसे संसाधन बहुत सारे हमारे जो संसाधन है, जैसे आप देखें और नवीकरणीय संसाधन, वो सब कैसे संसाधन है जो भविष्य में खत्म भी हो सकती, क्योंकि उसकी मात्राएं जो है सीमित मात्रा में उपलब्ध है। तो ऐसे संसाधन को हमें एक सतत पोषणीय, सतत विकास के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए, जिसको हम अच्छे से अपनी जरूरत के हिसाब से उपयोग करें और भविष्य के लिए भी उसको बचा के रखें। तो ऐसी संसाधन को के लिए ही सतत विकास और संसाधन का संरक्षण जरूरी होता है। तो ये आपका था पर्यावरण और संसाधन के ऊपर फर्स्ट टॉपिक आपका 7th क्लास का। तो इसमें आई होप आप लोग को सारी टॉपिक, हर एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। इससे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संसाधन के बारे में, बहुत सारे संसाधन के बारे में पूछ लिए जाते हैं, और नवीकरणीय, नवीकरणीय ये संसाधन, ये सब काफी इम्पोर्टेंट है। संभावित संसाधन, ये सभी आपको पॉइंट को अपने दिमाग में रखना होगा। इसलिए एक कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप ये पढ़े तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। ऐसे इसको रटने की भी जरूरत नहीं है,
हर वर्ड का मीनिंग जानना काफी जरूरी है, और फिर उसको कहीं ना कहीं एग्जाम्पल से कोरिलेट कीजिए और फिर इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो इससे आपके 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपको अच्छे से तैयार करना होगा। इससे अधिक आपके एनसीईआरटी बुक में कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है, ये क्योंकि पूरा एनसीईआरटी बुक का ही नोट्स बनाया गया है। तो ये सारा टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, ये फर्स्ट चैप्टर का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।